नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। कोरोना की नई लहर ने अब पूरे देश को जकड़ लिया है। हर बीतते दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज एक दिन में नए केस का आंकड़ा 1,84,000 को पार कर गया है। कोरोना की मार कैसी है, इसे सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों आज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना की ऐसी रफ्तार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई बैठक में सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला कर दिया गया है, जबकि 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं। इन्हीं हालात में महाराष्ट्र में पूरे राज्य में आज रात 8 बजे से ब्रेक द चेन के तहत सख्त पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट दी गई है। महाराष्ट्र अगले 15 दिन तक एक तरीके से लॉकडाउन जैसे हालात में रहेगा, लेकिन बाकी राज्य जहां हालात बिगड़ रहे हैं वहां क्या होगा, खासकर यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में। इसलिए आज दंगल में हम बड़ा सीधा सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाद क्या अब दिल्ली और यूपी में भी लॉकडाउन की परिस्थितियां बन रही हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप यह समझ सके कि आखिर यह सवाल पूछने की नौबत क्यों आ रही है। कोरोना के आगे व्यवस्थाएं पस्त हैं, क्योंकि कोरोना हर दिन पहले से अधिक ज्यादा विकराल रूप रखकर सामने आ रहा है। जो राज्य कल तक महाराष्ट्र से संक्रमण के मामलों में बहुत पीछे थे, वहां भी धीरे धीरे कर कोरोना के नए मामलों ने रफ्तार बढ़ा दी है। कोरोना से प्रभावित 8 बड़े सूबों में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां नए केस 60,212 आए हैं। यूपी में एक दिन में नए केस 17,963 हैं। छत्तीसगढ़ में नए केस 15,121, दिल्ली में नए केस 13,468, मध्य प्रदेश में नए केस 8,998, कर्नाटक में नए केस 8,778, केरल में नए केस 7,515 और तमिलनाडु में नए केस 6,984 आए हैं। कोविड एक नया वायरस जो 1.25 साल पहले देश और दुनिया के सामने आया, उससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कोविड अनुरूप व्यवहार। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात मैं नहीं करता, लेकिन जहां कहीं भी ये सारे नियमों को पालन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, वो कोविड के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से वो खतरनाक है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की मार दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इन हालातों में आम आदमी के लिए मुश्किल होना तय है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ में सरकार और प्रशासन के आगे कोरोना की टेस्टिंग और अस्पतालों में पूरे इंतजाम एक बड़ी चुनौती के साथ सामने आ रही है। हम मौजूद है लखनऊ के लोहिया अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लाइनें लोगों की लगी है जो कोरोना की टेस्टिंग के लिए आए हैं, लेकिन काउंटर्स की कमी और जिस तरीके से लंबी लंबी वेटिंग यहां पर हो रही है, वो एक बड़ी समस्या के तौर पर लोगों के सामने है। हालांकि जिस तरीके से लगातार मामलों में इजाफा हुआ है, सरकार भी कह रही है कि ओपीडीज को 7 जिलों में रोक दिया जाए। जो इमरजेंसी सर्विसेज है उन्हीं को उपयोग में लिया जाए और ज्यादा ध्यान कोविड की जांचों पर हो। मध्य प्रदेश में कोरोना अब बेलगाम होता जा रहा है। इसकी तस्दीक खुद स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े कर रहे हैं। बीते 24 घंटों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 8,998 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो कि इस साल का यानी साल 2021 का कोरोना के नए मामलों में सबसे बड़ा उछाल है। ये इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट भी अब बढ़ के करीब करीब 20% हो गया है। यानी हर रोज जो पॉजिटिविटी रेट है मध्य प्रदेश का, जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें से जो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, उसका आंकड़ा लगातार 2% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कोरोना के हाल से बेहाल महाराष्ट्र ने आज रात 8 बजे से 15 दिनों का ब्रेक द चेन मुहिम चलाने का फैसला किया है। इसकी पाबंदियां एक तरह से लॉकडाउन जैसी ही हैं, जहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर एक तरह से तालाबंदी ही लागू हो रही है। महाराष्ट्र के अलावा कई अन्य राज्यों में भी ढेरों पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन देश के मन में ये सवाल घर करने लगा है कि क्या अब संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत आ गई है।
खासकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में जहां हालात सबसे ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। क्या वहां पर पाबंदियों का नया ऐलान जल्द होगा? क्या वहां पर पाबंदियों के नए ऐलान जल्द करने पड़ेंगे? दिल्ली से कुमार कुणाल और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ असलम शेख होंगे। कुछ देर के बाद वो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, उनसे बात करेंगे। महाराष्ट्र में आज से जो मिनी लॉकडाउन या फिर ब्रेक द चेन लागू होने वाला है 8 बजे से, उसको लेकर सरकार ने क्या तैयारी की है। इसके अलावा दंगल में हमारे साथ जफर इस्लाम है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा है, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह होंगे, वो नेता हैं, जेडीयू के बिहार से आते हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी हैं, वो नेता हैं, शिवसेना के, महाराष्ट्र से आते हैं। आप सबसे बात करें उससे पहले कुछ मिनट असलम शेख महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं। महाराष्ट्र की पूरी जनता की नजर आज इस बात को लेकर है कि कल मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किए उसके बाद रात 8 बजे से क्या ये कहें असलम साहब कि एक तरीके से लॉकडाउन ही हो जाएगा, भले उसको नाम लॉकडाउन का ना दिया गया हो, लेकिन आम लोगों को यह सोचना चाहिए कि ये लॉकडाउन है, वो बाहर ना निकले। आवाज आ रही है असलम जी मेरी? असलम जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद असलम शेख तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे बात करेंगे। उसके पहले वापस रुख करते हैं सैयद जफर इस्लाम, राधिका खेड़ा, किशोर तिवारी। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। सैयद जफर इस्लाम, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव, पूर्व मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव, अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हैं। हालात यह है कि परिवार के लोग अपने बुजुर्गों को गाड़ियों के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर, मास्क लगाकर बैठने को मजबूर हैं क्योंकि अंदर जगह नहीं मिल रही। ब्रेक द चेन की जरूरत तो उत्तर प्रदेश को भी है, क्या वहां भी लॉकडाउन होगा? देखिए रोहित जी, इस बात की जानकारी जैसे आपको महाराष्ट्र सरकार ने दी, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार भी अगर ऐसा कुछ करेगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार आपको इसकी जानकारी देगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज जो हालात बने हैं उस हालात की समीक्षा चाहे वो मुख्यमंत्री आइसोलेशन में हो, लेकिन वो हर वक्त कर रहे हैं। अधिकारियों से वो फोन पे टच में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हैं और जो सही कदम उठाने होंगे वो जरूर उठाएंगे और उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन जहां तक लॉकडाउन, देखिए कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो शायद उसके आपने देखा है कि जो मार्च में किया था वो पहले लॉकडाउन था, उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसके प्रोज भी हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। जाहिर है कि जब आदमी अननोन चीज से टैकल कर रहा है तो उस वक्त उसकी भूमिका दूसरी होती है, और जब आपको मालूम है कि आप कोरोना वायरस से डील कर रहे हैं और इसके इंपैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो जाहिर है कंप्लीट लॉकडाउन इज नॉट ए सोल्यूशन, बल्कि जो सही कदम है वो सरकार उठाएगी और उसकी समीक्षा भी कर रही है। लेकिन मैं आज ये नहीं कह सकता कि कंप्लीट लॉकडाउन होगा या नहीं होगा या पार्शियल लॉकडाउन होगा। इतना जरूर कह सकता हूं कि सरकार सही फैसला लेगी ताकि जो नागरिकों को किसी तरह का असुविधा ना हो और जो छोटे छोटे जो जॉब पे लोग हैं उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो। महाराष्ट्र की सरकार ने सही फैसला किया है आज रात 8 बजे से जो लागू होना है। देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने जो फैसला किया है उसका रिजल्ट जो है महाराष्ट्र की सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए कोई भी सरकार अगर लेती है फैसला तो उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों को वो टेस्ट करती है, पहले समझती है उसके बाद लेती है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में रेट बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से जो है संक्रमित हो रहे हैं लोग, इसलिए उन्होंने जो फैसला लिया है उससे उसके जो है प्रोज एंड कॉन्स देख के लिया उन्होंने। अभी इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का या गलत मानते हैं। देखिए इसलिए कह रहा हूं कि वो जितनी छोटी छोटी डिसीजन है वो देखिए उद्धव ठाकरे को पुकार रहे हैं। भाई मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं अभी आपकी सरकार के बारे में कह रहा हूं। क्यों पुकार रहे हैं आप मुझे? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए उन्होंने जो फैसला लिया है वो सही लिया है गलत लिया है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को इतना जरूर है कि जिस तरह का लॉकडाउन किया उससे लोगों को नुकसान जरूर होगा। नुकसान तो तब भी हुआ जब देश में लॉकडाउन हुआ था, नुकसान तो लोगों को तब भी हुआ, नौकरी तब भी गई, लेकिन तब आपने भी कहा ना कि ब्रेक का चेन जरूरी है। अब सवाल मेरा केवल ये था कि क्या आप उसके साथ हैं या आप उसके खिलाफ हैं? आप उसमें कह रहे हैं कि भुगतेंगे तो यही भुगतेंगे। जाहिर सी बात है जिस सरकार ने फैसला लिया या जो सरकार फैसला लेगी
उसके कॉन्सिक्वेंसेस वही देखेगी। लेकिन आप बतौर विपक्ष महाराष्ट्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आपने कहा योगी जी बोलेंगे जो बोलेंगे, मैं नहीं बोल सकता, महाराष्ट्र में आप विपक्ष में हैं, आप वहां के लॉकडाउन के फैसले पर क्या कहते हैं? क्योंकि और राज्य अब उसी से आगे क्यों लेंगे? फैसला नहीं, जिस तरह का फैसला लिया उन्होंने, वो अपने आप को बचाने के लिए फैसला लिया है, इसलिए कि लोग बहुत संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन पहले जब देश जो में पहले उन्होंने करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। लोगों को बचाने के लिए किया था। रोहित जी एक मिनट आप जरा सुनिएगा मेरी बात। हम तीसरी बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त जब लॉकडाउन किया था तब अननोन चीज से हम डील कर रहे थे। उस वक्त किसी को दुनिया में मालूम नहीं था कि कोरोना वायरस का इंपैक्ट क्या हो सकता है और किसको कैसे डील किया जा सकता है। अरे चुप रहिए ना, 2 मिनट बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा तो बोल लीजिएगा, मैं शांति से सुनूंगा। कहे इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? लेकिन जिस तरह के लॉकडाउन उस वक्त जरूरी थे, आज इस तरह के लॉकडाउन जरूरी है? मुझे नहीं लगता ऐसे लॉकडाउन जरूरी है। इसलिए कि इस कंप्लीट लॉकडाउन से तो क्या मैं आपकी बातों से ये समझूं कि जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां उत्तर प्रदेश में भी अगर हालात इस तरीके के हो गए हैं आज, तो वहां लॉकडाउन की स्थिति आप लोगों के रहते कम से कम आप नहीं आने देंगे? वापस आऊंगा आपके पास बात करने के लिए। किशोर जी कमेंट करना चाहते हैं, राधिका से भी कमेंट लेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता असलम शेख महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री हैं। शेख साहब अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक से सुन पा रहे हैं मुझे आप? बिल्कुल आ रही है जी आ रही है रोहित जी, आ रही है। हम कोई राजनीतिक बहस में नहीं जाना चाह रहे थे, हमारा सवाल बड़ा सीधा सा था। और आप क्योंकि मंत्री हैं महाराष्ट्र की सरकार के, 8 बजे से जो आज फैसला लागू होने वाला है, क्या इसको जनता मिनी लॉकडाउन समझे, जिसमें जनता को खुद के ऊपर एक लॉकडाउन लगाना है कि बाहर नहीं निकलना है जब तक बहुत जरूरत ना हो? देखिए रोहित जी, पिछले 2 महीने से हम ये चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और काम हो तो ही बाहर निकले, वरना आप बाहर निकलेंगे तो संक्रमण बढ़ेगा। और 2 महीने से हमने हर 15 दिन 20 दिन के बाद जो रिस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे जो है कठोर करते गए और लोगों को समझ में भी आते गया कि सरकार जो है धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन को कड़क कर रही है। आखिर में हमने जो है रात में नाइट कर्फ्यू जैसा कर दिया और उसके बाद जो है हमने दिन में भी जो है उसी तरीके के निर्बंध ले आए। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि जो चेन जिस गति से टूटनी चाहिए उस गति से नहीं टूट रही है, और अगर उस गति से नहीं टूटी तो आने वाले दिनों में हमारे को जो फैसिलिटीज है कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। इसलिए ये चेन तोड़ने के लिए ये जो नया एसओपी हमने लाया, ये नई गाइडलाइंस जो लाई है, वो सारे लोगों को ध्यान में रख के लाई है। पिछली बारी आपने देखा होगा कि जब केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन हुआ था तो बिल्कुल वहां पे कोई माइंड अप्लाई नहीं किया गया था, अचानक ही जो है लाके लोगों को जो है दे दिया था, जिसकी वजह से जो जहां थे वो वहीं फंसे रह गए, बिजनेस कम्युनिटी फंसी रह गई, माइग्रेंट वर्कर फंसे रह गए थे। इस बारी हमने पिछले 2 महीने से पूरा अभ्यास करके क्या होना चाहिए, क्या शुरू रखना चाहिए, क्या नहीं शुरू रखना चाहिए, किससे लोग इफेक्ट होंगे, किससे नहीं होंगे, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमने ये जो भी आज रात से जो कार्रवाई होगी वो आपके सामने रखी है। इस पूरी परिस्थिति में कुछ लोगों का यह कहना है कि लॉकडाउन एक तरीके का करके भी, नाम भले उसको ब्रेक द चेन दिया गया हो, और उसके तहत बहुत सारी चीजें जो खुली रखी गई हैं, खासतौर पर बॉर्डर्स खुले, बसें चलेंगी, लोकल ट्रेन भी चलेगी, बाहर लोगों को जाना और बाहर के राज्यों से आना भी अलाउड होगा। क्या उस मकसद को आप अचीव कर पाएंगे जो लेके चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कि पिछली बारी हमने ये सब बंद किया, यानी जो केंद्र सरकार के निर्देश पे आपने देखा होगा कि कई माइग्रेंट्स वर्कर नंगे पैर अपने गांव तक गए और कई लोगों की जानें चली गई। कई इंडस्ट्रीज जो थी जिनके पास माल अपना बन के तैयार था, उनको एक्सपोर्ट करना था, वो कर नहीं पाए। कितने इंपोर्टर्स के माल आके जो है कंटेनर्स में पड़े रह गए, अरबों रुपए का नुकसान जो है। क्योंकि मैं एक पोर्ट मिनिस्टर हूं इसलिए बता रहा हूं कि मतलब पूरे देश के अंदर जो है वो माल जो है लोगों का खराब हो गया। खराब इन द सेंस कि उनका जो माल की कीमत अगर 10 लाख रुपया कंटेनर की थी तो उनका वॉरफेजिस जो है 15 लाख का हो गया। तो इस बारी हमने वो सारी चीजों को अलाउ किया हुआ है जो कम आदमी के संकेत में आते होंगे, जो ऑटो मोड पे चलते हैं, वो सारी चीजों को हमने शुरू रखी है। इंडस्ट्रीज भी शुरू रखी है जिसके अंदर जो है अपने कंपाउंड के अंदर अगर उनके वर्कर्स होंगे तो बिल्कुल उसको शुरू रखा हुआ है। और कोई चीज जिसे पिछली बारी मार्केट के ऊपर जो है एकदम से बंद नहीं लाई थी, दूध लेने के लिए लोगों को जो है निकलने के लिए
पाबंदी लगा दी गई थी। आपने देखा कि जो वर्कर एक छोटी छोटी खोलिया में रहते थे, उनके पास अगर काम का ऑप्शन नहीं था तो भी उनको रूम में रहना पड़ता था। तो आज वो सारे हमने खुले रखे हुए। ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने कोई चीज को ज्यादा बंदी नहीं लाई है, और जिनको हमने घर में बैठने के लिए कहा है उनके लिए भी जो है खाने का इंतजाम कर रखा है, और जो हमारे रिक्शा और टैक्सी वाले थे उनके बारे में भी सोचा है। माइनॉरिटी हर एक के बारे में सोच के ही ये जो है मिनी लॉकडाउन, आप इसको शब्द कह सकते हैं, वैसे हम इसे जो है ब्रेक द चेन कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों की जान को ना इफेक्ट करते हुए, ज्यादा लोगों के बिजनेस को ना इफेक्ट करते हुए ये चीज हमने लाई है। और केसेस बढ़ने के बावजूद हमने कोई टेस्टिंग कभी कम नहीं की। आप देख सकते हैं कि क्या गुजरात और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से टेस्टिंग होनी चाहिए थी वो नहीं होने के बाद आज अचानक आप देख सकते हैं कि हमारे केसेस 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 इस तरीके से बढ़े। आज उनके यहाँ 18,000 निकला, आज देखिएगा 25,000 निकलेगा। यानी ये जो पैरामीटर होना चाहिए था मेजर्स का, कोरोना को रोकने का, वो सही तरीके से नहीं लेने की वजह से बाकी के लोगों को आगे तकलीफें आ सकती है। असलम साहब, बस एक सवाल और पूछूंगा जाने से पहले आपसे। पूरे देश के लोग इस समय एक सवाल बार बार उठा रहे हैं कि चुनाव चल रहा है राज्यों में, राजनीतिक पार्टियां खुद रैलियां कर रही हैं, वहां बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, ना लोग मास्क में होते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना ही नेता वहां से कोई मास्क लगाने को कहते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहते हैं। आपकी सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाया भी तो कह दिया कि पंढरपुर में मतदान के बाद लॉकडाउन शुरू होगा। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियों को भी एक बड़ा मैसेज देने के लिए एक नई पहल करने की जरूरत थी? जब पूरी दुनिया में ऑनलाइन एग्जाम होने लगा, ऑनलाइन रिजल्ट आने लगे, रैलियां ऑनलाइन कर देते या चुनाव प्रचार का कोई नया तरीका निकालते जिसपे पार्टियां आपस में बात कर लेती कम से कम एक बार। देखिए, आपने देखा हो कि महाराष्ट्र के अंदर जितने ग्राम पंचायत के चुनाव थे या बाकी जो चुनाव होने थे उसको बहुत टाला गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। लेकिन जो जुडिक्शन इलेक्शन कमिश्नर का है वो जुडिक्शन इलेक्शन कमिश्नर का है, उन्होंने ये इलेक्शन टालना नहीं टालना उनके हाथ में था। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने तो ये टास्क फोर्स हमारी जो है उनसे कहा है कि जरा आप आईसीएमआर और WHO से संपर्क में आइए और ये भी जानने की कोशिश करिए कि देश भर में चुनाव चल रहे हैं, लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी और सारे नेता भी जा रहे हैं, वहां पे कोरोना का इतना संक्रमण नहीं हो रहा जितना मुंबई और महाराष्ट्र में हो रहा है। तो क्या ऐसा है कि महाराष्ट्र की इम्यूनिटी लेवल अचानक कम हो गई है, या फैक्ट जरा फाइंड आउट करिए कि क्या रीजन है कि बाकी के राज्यों में लाखों की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं, वहां लोग इफेक्ट नहीं हो रहे और महाराष्ट्र और मुंबई में क्यों हो रहे हैं? या जो टेस्टिंग किट जो आ रही है उसके ऊपर भी फाइंड आउट कीजिए कि क्या रीजन है। रीजन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो असलम लगाने का कोई सवाल में खुद ही दे दिया था ना, लेकिन अगर किसी राज्य में टेस्ट ही 35,000 हो रहे हैं, उसमें 5,000 पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो उसका कारण भी पता लग रहा है ना कि क्यों 5,000 पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि टेस्ट ही 35,000 है 24 घंटे में। नहीं, एक चीज तो समझनी पड़ेगी, उसके अलावा भी जो है जिस एरिया के अंदर संक्रमण नहीं पहुंचा था वहां भी अगर टेस्टिंग करते हैं तो वहां पे भी आते हैं। और आप देखिए कि जो रैलियां अभी वेस्ट बंगाल में हुई, केरला में हुई या सारे राज्यों में हुई, तो वहां पे अभी आप देखने जाएंगे तो वहां केसेस दिखाई नहीं दे रहे। तो ये प्रश्न चिन्ह एक सर्वसाधारण आदमी के नाते मेरे दिमाग में, मैं कोई इसका कोई स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट या डॉक्टर तो हूं नहीं, तो मैंने वही टास्क फोर्स से कहा कि आप जरा संपर्क में आके ये भी मालूमात करिए कि ये क्या रीजन हो सकता है और इसके हम क्या करें कि इसको कर्व कर सके। क्योंकि आज हमारे पास फैसिलिटीज थी, लेकिन इसी तरीके से संक्रमण बढ़ता तो आने वाले दिनों में हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में थोड़ा वक्त भी लगता। इसलिए अभी हमने ये जो रिस्ट्रिक्शंस लाए इसके साथ जो है बड़े बड़े फैसले भी लिए हैं। पिछले हफ्ते ही हमने जो है मुंबई शहर के अंदर 4 बड़े जंबो फैसिलिटीज हम शुरू कर रहे हैं जो महीने भर में खड़ी हो जाएगी और 5,500 के करीब यानी 5,300 बेड्स रेडी रहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन होगा 70% बेड्स में, बाकी 200 जो होंगे उसमें आईसीयूज लगाए जाएंगे। तो ये सारी तैयारियां करने का भी हमें वक्त मिलेगा। असलम साहब, जाते जाते जो है बाकी के राज्यों को भी थोड़ी सी अपने आप में तैयारी करने का पॉलिटिकल बहस पे जाऊं उससे पहले पॉलिटिकल प्रवक्ताओं से सवाल पूछूं। एक चीज और, उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि फेलियर को छुपाने का तरीका होता है लॉकडाउन? हालांकि हमें दिख रहा है कि और राज्यों में भी हो सकता है अब महाराष्ट्र के बाद हिम्मत पड़ जाए कि वो भी वैसा ही लॉकडाउन करें जैसा आपने किया है। रोहित जी, हमने डे 1 से जब पहला वेव आया था और ये सेकेंड वेव, ना तो हमने कोई टेस्टिंग कमी की, ना तो हमने डेथ रेट छुपाया। हमारी सरकार की यही कोशिश रही कि हम आखिरी जो आदमी इससे पीड़ित होता है उसका इलाज कर सके। और जो गाइडलाइंस
केंद्र सरकार की तरफ से आई थी, उसको हमने तंतोतंत पालन किया और हमने उसको भुगता, जबकि हमारा मन नहीं था लॉकडाउन उस तरीके से लगाने का। लेकिन आज आपको बता देता हूं जाते जाते कि आने वाले 15 दिन में जहां जहां भी इसका खिलवाड़ हुआ है, अभी मैं आपके एक प्रवक्ता वहां बैठे थे उनका सुन रहा था, जिस तरीके से योगी जी ने अपने ही राज्य में कोरोना को दावत देने का बहुत बड़ा एक पैमाना खोला था। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ऐसे सारे राज्यों में जिन्होंने अपनी जवाबदारी सही तरीके से नहीं ली डिस्टेंसिंग की, उन सबको जो है इस दौर से गुजरना होगा और वो सोचे कि आगे वो किस तरीके से अपना लॉकडाउन और बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असलम शेख आपका आज तक पर आने के लिए। और हमारी आज की बहस भी यही है, जो बात असलम शेख ने अभी अभी कही कि आने वाले 15 दिनों में आपको दिखेगा और राज्यों में भी क्या वैसे ही लॉकडाउन करने की तैयारी है जैसी महाराष्ट्र को करनी पड़ी है। और उसी सवाल पर हम बहस कर रहे हैं। राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। राधिका, अब आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र मुंबई के मुकाबले, जो देश की आर्थिक राजधानी है, 2 गुने मामले आए। क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में भी लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है, उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है? रोहित जी, पूरे देश में हालात बहुत भयानक है। चाहे दिल्ली हो जहां पे 90% हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 70 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां, मतलब 70 हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जहां पे आईसीयू भी अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर भी अवेलेबल नहीं है। उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि वहां के डीएम स्वयं कह रहे हैं लखनऊ के कि लोग सड़कों पे आके मर रहे हैं। अगर डीएम ये आके बोल रहे हैं तो आप सोचिए कितने बुरे हालात होंगे। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? सो रही हैं। वो बहुत व्यस्त है दूसरे राज्यों में जाके चुनाव प्रचार करने में। मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं पर उनको ज्यादा जरूरत है कि वो जाके रैली सूरत में करें या पंजाब में करें। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो आपको असम में भी मिलेंगे, वो आपको कर्नाटक में भी मिलेंगे, वो हर जगह जा रहे हैं। अपने प्रदेश में क्या हो रहा है कोई नहीं दिख रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है तो वो कहते हैं जाके गंगा स्नान कर लीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा। इस तरीके के मुख्यमंत्री है जो ये कह रहे लोगों को कि आप जाके स्नान कर लीजिए। आप क्या बिल्कुल ही हिंदुओं को मूर्ख समझ बैठे हैं? हिंदुओं के नाम पे आप वोट मांगते रहे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगते रहे, हिंदुओं के आप उनके साथ खेलते रहे, हिंदुओं के साथ, और अब आप बोल रहे हैं कि आप जाके गंगा स्नान कर लीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा। वहां के डीजीपी कहते हैं अरे यहाँ पे कोरोना नहीं होगा, वहां पे हवा खुली है, पानी बह रहा है, इसलिए कोरोना नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये लोग जो बैठे हुए हैं गद्दियों पर, जो हर चीज का मजाक बना रहे हैं, इनको अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। ये अभी तक नहीं समझ पाए हैं खुद कोरोना से संक्रमित होने के बाद। और ये भी हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब एक अखाड़े के महंत को कोरोना हुआ तो अखिलेश यादव उनके कोरोना होने के बाद उनसे मिलने जाते हैं। बिल्कुल ही मजाक बना दिया। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि जनता सड़क पे मर रही है, त्राही त्राही मची हुई है। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हो रहे हैं, एक के ऊपर एक लोग चढ़ रहे हैं बैंक के ऊपर पैसे जमा करने को, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उनके खुद के, मैं कहती हूँ कांग्रेस की तो आप बात मानेंगे नहीं, राहुल गांधी कुछ लिख के कह दे तो मजाक बनाती है सरकार। एक साल पहले खुद चले गए बंगाल में चुनाव प्रचार करने। आप लोग रोज ये बात उठाते हैं, हम आपके साथ मिलकर उठाते हैं, रोज इस पे सवाल भी पूछते हैं कि भाई ऐसे समय में चुनाव प्रचार क्यों हो रहा है, लेकिन आपने भी तो राहुल जी को भेज दिया आज बंगाल। देखिए, आपको हर चीज का प्रोटोकॉल संभालना पड़ेगा। आप वहां पे जाके मास्क उतार के डोर टू डोर नहीं कर सकते जो अमित शाह साहब कर रहे थे। ये बहुत गलत बात है। और फिर मैं आऊंगी, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हो रहे हैं जिसमें डोर टू डोर जाके कैंपेन हो रहे हैं, वहां पे बिना मास्क के प्रचार हो रहे हैं। इस पे लोग भी एट रिस्क है। मैं कहती हूँ कांग्रेस पार्टी की बात मत मानिए, लेकिन उनके स्वयं के सांसद भाजपा के कह रहे कि जान बचेगी तो चुनाव लड़ पाएंगे, आपको ये चुनाव स्थगित कर लेने चाहिए। अपनों की बात सुन लीजिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब आप हिसाब मांगते हैं 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना की लड़ाई के लिए मैं सैंक्शन करता हूं, कहां इस्तेमाल हुए वो? क्या आपने व्यवस्थाएं करी? उत्तराखंड में अगर आप कुंभ का मेला कर रहे थे, क्या व्यवस्था करी आपने? किस तरीके से प्रोटोकॉल वहां पे फॉलो किए जाएंगे, कुछ व्यवस्था करी? नहीं करी। आप बात करते हैं पीएम केयर्स फंड, जैसे कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ थाली बजाओ, देश ने ताली थाली बजाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा दिए जलाओ, सबने दिए जलाए। पीएम केयर फंड में डोनेट करो, हम सबने कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें वक्त दे दीजिए, सब किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? वो तो जब अपना पहला, ठीक है राधिका जी, जब प्रधानमंत्री जी अपना, जो बातें आपने उठाई, सवाल यह है कि इस समय पर बीजेपी कहेगी कि महाराष्ट्र की सरकार फेल हो गई तो इसलिए लॉकडाउन लगा रही है। कांग्रेस कह रही है कि देश की सरकार फेल हो गई इसलिए आज यह स्थिति है कि बीजेपी शासित राज्यों में, उत्तर प्रदेश में इतने केस आ रहे हैं कि सड़क पर लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर बैठने को मजबूर हो गए। किशोर तिवारी बोलना चाहते हैं। किशोर जी, सवाल यह कि महाराष्ट्र में आज रात से मिनी लॉकडाउन है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहां पर हालात बिगड़ रहे हैं, क्या वहां भी लॉकडाउन होगा? हमारे साथ खास मेहमान है 4, उनसे बात करें। उसके पहले
2 ही दिन पहले आज तक ने देश के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, दोनों के मुख्यमंत्री हमारे साथ से, और हमने उनसे सीधा सवाल पूछा था, क्या वो कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन करेंगे? सुनिए उनके जवाब क्या थे। देखिए, हम लोगों को जब देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी उस समय लॉकडाउन आवश्यक था। आज लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है और हम लोगों ने इस बारे में पहले से व्यवस्था बना दी है। पहले दिन से ही हम लोगों ने व्यवस्था कर दी कि जहां 500 से ज्यादा एक्टिव केस जिस जनपद में हो या जिस जनपद में 100 पॉजिटिव केस पर डे आ रहे हैं वहां पर आप नाइट कर्फ्यू लगाइए, यानी कोरोना कर्फ्यू। रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति उस दौरान वहां अनवरत होता रहे, इस बात को ध्यान रखा जाए। देखिए, आर्थिक गतिविधियों को रोकने से एक कॉमन मैन प्रभावित होता है, एक गरीब पीड़ित होता है, स्ट्रीट वेंडर प्रभावित होता है। हम लोगों ने उसके लिए व्यवस्था दी है, तो हम बचाएंगे भी, यानी व्यक्ति के जीवन को भी बचाएंगे और उसकी आजीविका को भी बचाना है। ये दोनों कार्यक्रम एक साथ लेकर के चलेंगे। देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता है। जितना लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, कम मिलेंगे जुलेंगे, कम इंटरेक्शन होगा, उतना कोरोना स्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कभी ना कभी तो जिंदगी में लॉकडाउन खत्म होगा ना। जिंदगी भर तो लॉकडाउन केसेस से जिंदगी चल नहीं सकती। जिस दिन आप लॉकडाउन खत्म करेंगे, लोग वापस सड़क पे आएंगे, लोग वापस काम पे जाएंगे, फिर से कोरोना बढ़ जाएगा। तो लॉकडाउन कब इस्तेमाल करना चाहिए? मेरा अपना ये मानना है कि जब आपकी हेल्थ फैसिलिटीज, अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो गई है और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तब आपको लॉकडाउन लगा के अपने लिए यू बाय सम टाइम फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए थोड़ा सा और समय ले लीजिए। कोरोना स्लो हो जाएगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स थोड़े कम हो जाएंगे, ताकि अपने आप बेड और बढ़ा लें, ऑक्सीजन और खरीद लें, बीपेप मशीन्स और बाईपेप मशीन्स और खरीद लें। ये सारी जब तैयारी हो जाए फिर आप लॉकडाउन को वो। तो अभी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े। तो विकल्प खुले हैं दिल्ली में। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था मुंबई से 2 गुने केस इस वक्त दिल्ली में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अगर बहुत ज्यादा केस हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा कितने हैं। उनका कहना था अस्पतालों में बेड्स या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि अभी कम से कम उनके पास ऐसी नौबत नहीं है, वो व्यवस्था मरीजों को दे सकते हैं। किशोर तिवारी जी, आप अपनी बात कहना चाहते थे, बोलिए अपनी बात। क्यों आप नाराज हुए इनकी बात से जो जफर इस्लाम कह रहे थे? नहीं, जफर राजनीति कर रहे थे और छेड़ाने भी की। राजनीति का समय नहीं। मेरी बात समझो रोहित, ऐसा बात है कि कल भारत में 1,80,000 केसेस आए जी। हमारा मृत्यु दर अभी भी 1.4 है। लेकिन जहां भी टेस्टिंग हो रही है वहां हम देखते हैं वो टेस्टिंग में 25 से 30% लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर यही रेट है और रियलिस्टिक पॉजिटिव रेट, अगर पॉजिटिविटी रेट बता सकते हैं, तो मुझे लगता है भारत में 1,80,000 के जगह पे 8 लाख पेशेंट आ सकते हैं। अब ये मॉर्टिलिटी रेट बढ़ने को जा रहा है, तो ये बढ़ने को जाना बहुत खतरनाक है। देखो, हेल्थ सिस्टम भारत की अभी चरमरा गई है पूरे भारत में और एकदम लोड आ चुका है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की किल्लत है, वेंटिलेशन की किल्लत है। हमें राजनीति न करते हुए लोगों की जान बचाना है। अब लॉकडाउन, हमने तो लॉकडाउन लगाया तो उसमें जो लोग हाथ में जिनका जीवन है वो लोगों के लिए अनाज दिया, फ्री थाली दी और हमने पैकेजेस भी दिए। लेकिन इसके बावजूद भी आर्थिक संकट बम्बई पे बहुत है और महाराष्ट्र पे बहुत है। अरे गरीबों का तो चिंता नहीं किया आपने। आप छोटे छोटे कारोबारी लोगों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। लॉकडाउन तो अनाउंस कर दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ दे रहे? कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मैं बता रहा हूँ ना, कोई माली मदद भी तो दीजिए। अरे मेरी बात करने दो। जो मुख्यमंत्री नहीं बता रहे, आप क्या बता रहे? अरे आपने डिटेल पढ़ा नहीं,
हमने हर मजदूर को पैकेज दिया है। हमने वहाँ पर देखिए कैसे लाइन लग गई है वहाँ पर जाके जरा मुंबई में स्टेशन पे जाके देखिए। एक निवेदन कर रहा हूं जफर साहब, निवेदन कर रहा हूं जफर साहब, आपकी बात उन्होंने सुनी, पूरे प्यार से सुनी थी। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि ऐसे मौके पर जब देश के लोग आप लोगों से एकजुटता की उम्मीद करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा के क्या हासिल होगा? आदमी महाराष्ट्र में मरे कि दिल्ली में मरे कि यूपी में मरे कि तमिलनाडु में मरे या केरल में मरे, मर तो आप ही के देश का आदमी रहा है ना। और ये हर राजनीतिक पार्टी के लिए, हर उस दल के लिए शर्म की बात है जो सत्ता में बैठा हुआ है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी लोगों ने दी है वोट देकर सरकार चलाने की। फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देना चाहिए कुछ। मैं तो सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं रोहित जी, मैं कोई टिकट नहीं की, मेरी बात जाने दो। मैंने कहा गरीबों की चिंता तो करनी चाहिए थी, गरीबों के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कम से कम ये तो देना चाहिए कुछ, क्या कंसेशन दे रहे उसके बारे में बताना चाहिए था। महाराष्ट्र में देखिए मुंबई में ट्रेन में लाइन लगी रेलवे स्टेशन पे, क्या चिंता कर रहे हैं? 1 महीने का 7 करोड़ लोगों को फ्री दिया है हमने 10 लाख लोगों को खाना फ्री किया है, हमने मजदूरों को आर्थिक सहायता दिया है। आप हमें मालूम है छोटे छोटे रोजगार में लोग हैं, उनके लिए क्या किया है असिस्टेंट, क्या सुना है कोई आप बताइए प्लीज। आप लोग छोटे छोटे बिजनेस मैं डॉक्टर साहब सुनील सिंह के पास जा रहा हूँ, प्लीज। डॉक्टर साहब राधिका जी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, पटना में आज डीएम ने लिख दिया एयरलाइंस को कि 3 दिन की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो यात्री को अंदर मत आने देना। क्या बिहार में भी स्थितियां बिगड़ रही हैं? आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट पर हैं सर। आवाज जी आप सुन पा रहे हैं, बोलिए। अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सुन रहे हैं, बोलिए। कि पूरा देश जो है वो पूरा बिहार भी कोरोना के सेकेंड वेव में है, और निश्चित ही कोरोना के सेकेंड वेव जो है वो फर्स्ट वेव से ज्यादा उसमें इन्फेक्टिविटी है। लेकिन बिहार में स्थिति जो है हम लोग नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं और किए हैं। आवश्यक दवाओं और उपकरण का निरंतर सप्लाई, बेडों की संख्या आईजीएमएस और अन्य मेडिकल कॉलेज पीएचसी में बढ़ाए जा रहे हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। आवश्यक दवाइयां का अनवरत सप्लाई रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक रात में जो कर्फ्यू की बात हो रही है, रात में हमने गतिविधियां कम की हैं ताकि बीमारी का चेन रोक सके और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी अफेक्ट ना हो। जीवन भी बचाना है, आजीविका भी देखनी है, गरीबों को भी देखना है। और बिहार में जिस तरह का अभी चल रहा है कि भाई ये पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं है, ये कोरोना जो है, ये बीमारी जो है, ये मानवता की पूरे मानवता को साथ मिल के लड़ना है। तो 17 तारीख को राज्यपाल के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होकर हम चर्चा करेंगे कोरोना को, और ये समझ के करेंगे कि सारी का चर्चाएं में जिनके सुझाव होंगे वो सारे मिल बैठ करके हम लोग एक नतीजे पर पहुंचेंगे, ताकि पक्ष विपक्ष के नोक जोक में जनता कंफ्यूज ना हो और सकारात्मक सक्रियता आज के दिन में अगर हम कहना नहीं चाहता इस वक्त पे, रूप में, क्योंकि ये समय है नहीं ऐसी चीजों का, सारे लोग को मिलकर काम करते। फिर भी डॉक्टर साहब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, सर्वदलीय बैठक के डॉक्टर साहब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री लगातार संवाद में बने हुए हैं और इस तरह की चर्चा में चर्चा कर रहे हैं और हम लोग स्थिति नियंत्रण में रखें। टीकाकरण नहीं टीकाकरण बिहार में, एक बार हेडफोन लगाइए ना, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बिहार में टीके की कमी नहीं है जी, आप ईयरफोन लगाइए ना, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ। हालांकि ये इस तरह की चीजों का मौका नहीं है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं, सारे राज्यों की सारी पार्टियों से सवाल करना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं। 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री बिहार के मेरे साथ थे, मैंने उनको दिखाया कि तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो वैन जिसमें 9 लाख टीके रख के लाए जा रहे थे उसको धक्का मार के ले जाना पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी के सवालों के जवाब नहीं देता मैं, वो क्या बोल रहे हैं हमको इससे कुछ लेने देना नहीं। आज आप फंसते हुए दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं, तो फिर सबकी राय ले लेते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र की सरकार पे 4 दिन पहले तक सब फूट रहे थे कि देखो इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने तो विजय पाली है। अब सबके यहां बम फट रहा है तो सबको लग रहा है कि नहीं अब तो एकजुट होकर बात करनी चाहिए। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी निश्चित ही ये चाहते हैं कि कोरोना जो महामारी है ये पूरे जनता के खिलाफ है। और देखिए लोकतंत्र में अगर जनता रहेगी, जनता खुशहाल रहेगी, तभी हमारी राजनीति चमकेगी। ये सब देखते हुए अगर आप देख लें कि 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक में इसके पहले जो पक्ष विपक्ष की नोकझोंक जो चलती है, इसमें एक लोकतंत्र में हम पक्ष विपक्ष तब हैं जबकि मानवता रहेगी। तो अभी हम लोग पूरे सब मिल करके ये चर्चा करके सारी बातों को साथ लेके सभी का इनपुट लेकर के हम आगे काम करेंगे। और आज भी
आज भी जो काम कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, सूक्ष्म अनुश्रवण रोज रोज खुद व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे मंगल पांडे जी, पूरा स्वास्थ्य महकमा और हमारे चिकित्सक लोग, बिहार में कोरोना की स्थिति अभी विस्फोटक नहीं है। बिहार में कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण में रहे इसके लिए पक्ष विपक्ष की नोक-झोंक रोकनी होगी। बड़ी तादाद में मुंबई से रोहित जी मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा तबका होगा जो बिहार की तरफ आ रहा है वापस अपने घरों की तरफ। मैं इस पर आपसे कमेंट लूं, उसके पहले राधिका खेड़ा कुछ कह रही हैं। राधिका जी, क्या लॉकडाउन लगना चाहिए आपको लगता है दिल्ली में या यूपी में? रोहित जी, सबसे पहले तो यहाँ पे बिहार मॉडल की चर्चा हो रही थी, गुजरात के बाद आजकल बिहार मॉडल है। तो इनको बता दूं, अभी की खबर है कि आधे से ज्यादा पटना में जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है क्रेमेटोरियम में, वो काम नहीं कर रहे। इतनी भयानक स्थिति है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, हम यहाँ पे लड़ते रहे, चिल्लाते रहे, तू मैं करते रहे, इससे कुछ नहीं होगा। पहले आपको ये तय करना है कि आपको कोरोना से लड़ाई लड़नी है कि नहीं। अगर आपको कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो सरकार को सबको एक साथ लेकर चलना होगा। एक साल पहले नहीं लेकर गए थे, देखा था देश में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से कितनी आर्थिक स्थिति हालात से खराब हुई और कैसे कैसे सबको जूझना पड़ा, सबकी जिंदगी पे असर पड़ा। जहां बैठे पैनल में बैठे हुए हर इंसान की जिंदगी में असर पड़ा था। लेकिन आपको तय करना है, आपको लड़ाई क्या ऑपोजिशन से करनी है कि कोरोना से करनी है। आपके लिए बड़ा दुश्मन कौन है? क्या देश की जनता आपकी दुश्मन है? पहले सरकार को यह फैसला करना पड़ेगा। उसके बाद, और ये एक साल बाद भी अगर ये कह रहे हैं कि अब हम बात करना चाहते हैं, कोई मजाक हो रहा है। पहले दिन से सारी ऑपोजिशन कह रही है कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने को, काम करने को तैयार है। आप हमसे बात तो कीजिए। अगर हम आपकी कोई कमी दिखाते हैं तो पूरे के पूरे सरकार के मंत्री तैयार हो जाते हैं, ट्रोल मिनिस्टर बन जाते हैं। यार, आप अपने ही लोगों को मजाक उड़ाएंगे, ये कोई तरीका है? जफर साहब से कमेंट ले लेता हूं फटाफट। जफर साहब, समय कम बचा है, लगभग खत्म हो चुका है, फिर भी ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जब मैंने कहा वैक्सीन तो आप लोगों ने मजाक उड़ाया, अब 2 दिन बाद आपने वैक्सीन को मंजूरी दे दी तुरंत। मैंने कहा सीबीएसई तो आप लोगों ने मखौल उड़ाया, अब आपको सीबीएसई का याद आया कि कैंसिल कर देना चाहिए। देखिए रोहित जी, कोई मजाक नहीं उड़ाता है किसी का, ये खुद इनकी पार्टी के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। हकीकत ये मैं बयान करना चाहता हूं कि देखिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, अभी आप देखिए जरूरत, अरे एक मिनट सुन लीजिए राधिका जी, एक मिनट सुन लीजिए, समय कम है, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये महामारी है, महामारी में एक दूसरे को टीका टिप्पणी करने से बेहतर होगा कि हमें लड़ना चाहिए महामारी से। उसके लिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जैसे लॉकडाउन मैंने नहीं कहा, मैंने आज आपसे सवाल पूछा था कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत अब आ गई है। आपके जो जवाब हमें मिले, 82% लोग कह रहे हैं हां, जबकि 18% लोगों का कहना है कि नहीं, लॉकडाउन की नौबत नहीं आई।